अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत नरम कर दी हैं और ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद में अमरीका के साथ बैठने के लिए तैयार है। जबकि ईरानी साइड से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ईरान दोबारा ये महसूस कर रहा है कि अमरीका के साथ तसादुम शुरू हो सकता है। बहरहाल अमरीका तो ये चाहता है कि वो इस जंग से उस सूरत में बाहर निकले जब उसे एक मुकम्मल फ़तह हासिल हो, उसकी तमाम शराइत तस्लीम कर ली जाएं और ईरान उसके आगे घुटने टेक दे। लेकिन ईरान इस वक्त जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ईरान ने इस बार तैयारी ऐसी कर रखी है जिसके बारे में ईरान पहले भी कह चुका है कि अब अगर जंग होती है तो फिर हम ऐसे सरप्राइजेस देंगे और ऐसे तरीके अपनाएंगे कि इससे पहले दुश्मन ने ये तरीके ना देखे होंगे ना सुने होंगे। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी यही दावा है कि अगर अब ये तनाज़ा दोबारा शुरू होता है तो ईरान की तरफ से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है जो इससे पहले इस तनाज़े में कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। जो दो तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस हवाले से कि ईरान क्या क्या कर सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। चूँकि अमरीकी नाकाबंदी की वजह से मुआशी तौर पर ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है और जब से अमरीका ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की है, ईरानी साहिली इलाकों की नाकाबंदी की है और ईरानी तेल की तरसील रुक गई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुआशी तौर पर ईरान को यकीनन नुकसान हो रहा है। जंग की वजह से ऑलरेडी ईरानी मईशत बहुत मुतासिर हुई है और तेल की तरसील ना होने की वजह से ना सिर्फ ये कि ईरान को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है बल्कि ईरान अपने ही कुओं का तेल निकाल कर उसे जलाने पर भी मजबूर है। तो इस सूरत हाल में ईरान हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि हम नाकाबंदी को बर्दाश्त करते रहें और ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि ये नाकाबंदी ईरान को महंगी पड़ रही है, तो उससे बेहतर ये है कि ईरान कुछ ऐसे इक़दामात ले जिससे कम से कम इस नाकाबंदी का कोई तोड़ मिल सके। तो इस हवाले से जो दो चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि ईरान ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान कर सकता है इस नाकाबंदी के असर को ख़त्म करने के लिए, इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए। उसमें पहली चीज़ जो डिस्कस हो रही है वो ये कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में ट्रेंड बारूदी डॉल्फिन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो डॉल्फिन्स वाला किस्सा है वो ये है कि बताया जा रहा है कि ईरान ने सन 2000 में भी साबिक सोवियत प्रोग्राम से तरबियत याफ्ता डॉल्फिन्स और उनके ट्रेनर्स हासिल किए थे, यानी माजी में भी शायद ईरान ऐसी कोई सलाहियत रखता था और इसीलिए अब ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि ईरान इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ में ट्रेंड बारूदी डॉल्फिन्स जो कि बारूदी माइंस लेकर जाएं और वो अमरीकी वॉरशिप्स को निशाना बनाएं और उससे यकीनन फिर इन वॉरशिप्स को नुकसान होगा, तो नाकाबंदी ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक नई चीज़ है। अब ईरान के हवाले से मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिपोर्ट्स हैं कि ऑलरेडी सन 2000 में ईरान सोवियत प्रोग्राम से डॉल्फिन्स और उनके ट्रेनर्स मंगवा चुका है। तो इसका मतलब है कि माजी में भी ईरान कुछ ऐसी सलाहियत रखता था, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद ईरान ऐसा कुछ कर सकता है। दूसरी जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये कि ईरान आबदोज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान इस ख़ित्ते में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास फ़ाल आबदोज़ों का एक पूरा फ्लीट मौजूद है, जिसमें तकरीबन 14 से 24 तक जो वेसल्स हैं वो मौजूद हैं और ये वो आबदोज़ें हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कम गहरे पानी में, क्योंकि हुर्मुज़ में कहा जाता है कि हुर्मुज़ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पानी बहुत कम गहरा है, उन कम गहरे पानियों में भी इन आबदोज़ों की जो सलाहियत है वो बेहतरीन है। और फिर अगर हम मसरूफ़ गहरे पानियों की बात करें तो वहाँ पर भी इनकी जो सलाहियत है वो द बेस्ट है। और ये वो आबदोज़ें हैं जो ना तो कम गहरे पानी में डिटेक्ट की जा सकती हैं और ना ही गहरे पानी में ये डिटेक्ट की जा सकती हैं। यानी ये जो आबदोज़ें हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये दीज आर इनविजिबल किलर्स।
تو ایران ان آبدوزوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. ہم ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں. گو کہ میں پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں ان آبدوزوں کے بارے میں بتا چکی ہوں, لیکن تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس فلیٹ میں کتنی آبدوزیں اور کس کس طرح کی آبدوزیں ایران کے پاس موجود ہیں. ٹوٹل میں اپنا فگر کریکٹ کر دوں پہلے والا, ٹوٹل جو ہے وہ اس سب مرین فلیٹ میں تقریباً 19 سے 30 تک جو ہیں ویسلز ہیں ایران کے پاس موجود ہیں. اور اس فلیٹ میں جو ہیں غدیر کلاس جو ہیں ایران کے پاس آبدوزیں, وہ ہیں 14 سے 24 تک. یعنی یہ وہ تعداد ہے جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, یا وہ 14 ہو سکتی ہیں یا 14 اور 24 کے بیچ کا کوئی فگر ہو سکتا ہے. یہ نارتھ کورین ڈیزائن کی سب میرینز ہیں اور شیلو واٹرز میں بھی بہت اچھے طریقے سے آپریٹ کر سکتی ہیں. ان کی جو سائز ہے وہ ایسا ہے کہ ڈیٹیکٹ نہیں کی جا سکتی ہیں, اور بڑا اچھا یہ آپریٹ کرتی ہیں اور وار شپس کو نشانہ بھی بناتی ہیں. 3 میرینز ہیں کلو کلاس میرینز. کلو کلاس میرینز یہ رشین ڈیزائنڈ سب میرینز ہیں, اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیزل اور الیکٹرک سب میرینز ہیں, اور یہ بھی ڈیفینیٹلی وارفیئر کا تجربہ رکھتی ہیں اور وارفیئر کے لیے یوز ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کے بارے میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے جنگ کے دنوں میں ایران کی یہ ایک سب مرین تھی, اسے نشانہ بنایا تھا اور اسے تباہ کر دیا تھا, لیکن 2 بہرحال اب بھی ایران کے پاس موجود ہیں. پھر ہے فتح کلاس. یہ 2 سے 3 ہیں. یہ میڈیم کلاس سب میرینز ہیں جو کہ ایران میں ہی ڈیزائن کی گئی ہیں, اور یہ بھی آپریٹ کرتی ہیں وہاں پر. تو اس طرح سے ایران کے پاس ایک پورا فلیٹ ہے, اور پرشین گلف میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایران وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایک پورا فلیٹ آبدوزوں کا موجود ہے جو آپریٹ کرتا ہے. اور ہیں بھی وہ آبدوزیں جنہیں ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے. تو اب 2 طریقے تو یہ ہو گئے, اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے, کچھ دن پہلے بھی ایرانی پاسداران کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی, اور ایران کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے تسنیم نیوز, جو کہ پاسداران کے بڑے کلوز سمجھی جاتی ہے, اس کی طرف سے ہی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاسداران یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہمیں پریشرائز کیا گیا اور ہم پر دباؤ بڑھایا گیا ناکہ بندی کے ذریعے, تو پھر ایران جو ہے وہ پرشین گلف میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہرمز میں جو انٹرنیٹ کی فائبر آپٹیکل کیبلز ہیں انہیں کاٹ سکتا ہے. اور یہ وہ کیبلز ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کو انٹرنیٹ مہیا کرتی ہیں اور ڈیجیٹل سروسز مہیا کرتی ہیں, بلکہ یہ وہ کیبلز ہیں جن سے دنیا کو بھی انٹرنیٹ ملتا ہے. 7 ایسی آپٹک فائبر کیبلز ہیں جو اس وقت ہرمز سے گزر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ پھر پرشین گلف میں بھی ایسی کیبلز موجود ہیں. اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کیبلز کو نقصان ہوتا ہے تو پھر جو گلف میں اس سے انٹرنیٹ ٹریفک متاثر ہوگی وہ ہوگی 17% سے 30% تک, اور اگر ان کیبلز کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر جو گلوبل انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ 95% تک متاثر ہوگی. یعنی صرف ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کیبلز کو پاسداران کی طرف سے کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو صرف گلف میں ہی نقصان ہوگا اور صرف گلف میں ہی انٹرنیٹ سروسز میں مواصلاتی نظام میں خلل پیدا ہوگا, بلکہ دنیا بھر میں جو انٹرنیٹ ٹریفک ہے اس پر اثر پڑے گا, اور کوئی چھوٹا موٹا اثر نہیں پڑے گا, بہت زیادہ اثر پڑے گا. انٹرنیٹ ٹریفک کی اگر ہم بات کریں تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بینکنگ سسٹمز آپ کے بیٹھ جائیں گے, آپ کا جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ بیٹھ جائیں گی, پھر اس کے علاوہ آپ کی جتنی ایسی کمپنیز ہیں, جتنے ایسے ادارے ہیں, کلاؤڈ سروسز متاثر ہوں گی, جتنے ایسے ادارے ہیں. اور اب تو ماڈرن دور ہے, اس ماڈرن دور میں میرے خیال سے کوئی بھی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو ڈیجیٹل سروسز یوز نہ کرتا ہو یا
जो डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक ना हो, जो इंटरनेट से मुंसलिक ना हो, तो अगर इंटरनेट सर्विसेज कहीं पर उनमें तात्तुल आएगा तो फिर आप सोच लें कि क्या क्या चीज़ है जो उससे अफेक्ट नहीं होगी। इवन आप देख लें, अगर हमारे घर में ही इंटरनेट बंद हो जाता है तो हमारे 100 काम रुक जाते हैं, हमारी 100 चीज़ें रुक जाती हैं। मतलब हमारे घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मुसीबत पड़ जाती है कि इंटरनेट बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया, तो अब ज़िंदगी कैसे आगे चले। बहुत सारे हमारे काम रुक जाते हैं। तो आप सोचें कि अगर दुनिया भर में या गल्फ़ कंट्रीज़ में ही सिर्फ इंटरनेट जो ट्रैफिक है वो उसमें कोई तातुल आ जाए, उसमें खलल वाक़ई हो जाए और ये तारें काट दी जाएँ, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ईरानियंस भी सोच रहे हैं। तो अब लेट्स सी कि ये जो ऑप्शंस हैं इस पर ईरान गौर तो कर रहा है, और चूँकि ब्लॉकेड की वजह से मसला भी हो रहा है ईरान को, तो अब उन्होंने कोई तो हल इसका निकालना है, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन की तरफ जाने से बेहतर ये सोचा जा रहा है। जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसको कहते हैं, जिसमें आप इस तरह के ऑप्शंस पे गौर करें जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पड़े बग़ैर आप ऐसे ऑप्शंस यूज़ करें और प्रेशर बढ़ाएं। तो यकीनन ये ऐसे ऑप्शंस हैं, एक तो डॉल्फिन्स वाला, फिर सबमरीन्स वाला, और फिर तीसरा ऑप्शन ये है जिसमें इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचाया जाए। तो लेट्स सी कि ईरान इसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि ऑप्शंस अब महदूद होते जा रहे हैं और नुकसान डेफिनेटली इस वक्त ईरान को काफ़ी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गो के इस जंग का फातह तो ईरान ही है, लेकिन मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं है। ऑलरेडी 47 साल ईरान पाबंदियों में रहा है, और अब जिस तरह से अमेरिका ने ये ब्लॉकेड करके ईरान के तेल की तरसील बंद कर रखी है, तो ऐसे में ईरान कुछ ना कुछ तो सोचेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। इन ऑप्शंस पर गौर भी किया जा रहा है, मुतबादिल चीज़ों पर भी गौर किया जा रहा है। लेट्स सी कि क्या हिकमत अमली ईरान अपनाता है आने वाले दिनों में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।